वेलकम टू हिरांसा क्लासेस। आज हम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात आरटीई के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप भी किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश समय कहाँ दिए गए हैं? मूल अधिकार में मिलते हैं, मूल कर्तव्य मिलते हैं या नीति निर्देशक तत्वों में? तो ये मिलते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, अर्थात 45 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जो कि नीति 36 से 51 तक के जो भी अनुच्छेद है संविधान के, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। उसी में ये बताया गया है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। संसद द्वारा ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया इसको? मूल अधिकार में। नेक्स्ट, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ने हेतु संविधान में कौन से क्रम का संशोधन किया गया? 85वां संशोधन, 86वां या 87वां? तो कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन। माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। इसे कब पारित किया गया? 12 दिसंबर 2002 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 13 दिसंबर 2002 को ये संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ दिया गया? तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान के 21वें अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ दिया गया, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो, इसमें बारे में व्याख्या, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 का किसमें से? मूल अधिकार से, और अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य में एक नया वाक्यांश यानी क्लोज के जोड़ा गया। वो क्या? अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जोड़ा गया। अनुच्छेद 6 तो पहले से ही था, 45 तो हमारे संविधान में, लेकिन नया जब छोड़ते हैं तो क्या कहा जाता है? 21 का या 21A, और जो ये कैपिटल होता है वो संशोधन के द्वारा नया जोड़ दिया जाता है। मूल संविधान में जो भी होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? 13 दिसंबर 2002 को, 1 अप्रैल 2010 को या 29 अप्रैल 2010 को? तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब जगह लागू कर दिया गया था। देखिए, तो ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये लागू किया गया। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वें नंबर का देश बना। अर्थात एक क्रम भी हमें याद करना चाहिए कि अभी भारत ही नहीं बना, भारत से पहले 134 देश है जिन्होंने शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया है। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में 20 जुलाई 2009 को, 4 अगस्त 2009 को, या 29 मार्च 2011 को, या 1 अप्रैल 2010 को? कब लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ है 29 मार्च 2011 को। अब ये भी तिथि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 20 जुलाई 2009 को तो हुआ था राज्यसभा में प्रस्तुत, पहले ये राज्यसभा में हो गया, उसके बाद में इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और 1 अप्रैल 2010 को यह पारित हुआ था पूर्ण रूप से। और लागू कब हुआ था? राजस्थान में तो 29 मार्च 2011 को, और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। अब व्याख्या देखते हैं इसकी।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम हेतु 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित व लागू कर दिया गया। ये किस धारा 38 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 38 के अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, निःशुल्क आने वाले बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? 32 धाराएं, 5 अध्याय, 21 धारा, 6 अध्याय, 38 धारा और 7 अध्याय। तो निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत 38 धारा और 7 अध्याय आते हैं। अब धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1, 2 नहीं, ये अध्याय क्या? अध्याय 1 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की धारा है। आज हम इसे अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंतर्गत आने वाली धाराओं के बारे में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे की धाराओं के बारे में। धारा 1 में क्या दिया गया कि अधिनियम का नाम, विस्तार एवं प्रवृत्त होने की तिथि का विवरण है। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रवर्त है। RTE एक्ट के संशोधन 2012 में 1 अगस्त 2012 से इसे लागू किया गया। अर्थात मेन क्या है इसमें, धारा 1 में क्या दिया गया है कि इसमें इसका नाम और प्रवृत्त होने की तिथि का विवरण है। बस इतना इसमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें एक उप धारा है, धारा 5। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि मदरसों, वैदिक पाठशाला एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं पर ये लागू नहीं होगा। जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है वहाँ पर ये RTE के तहत जो भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा और वहाँ सरकार किसी तरह की सहायता भी प्रदान नहीं करेगी हमें। अब धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई है। उसमें तो उसके नाम और उसके बारे में विस्तार से बताया गया है और 2 में है परिभाषा। अब परिभाषा किस किस की है? धारा 2 या C के अंतर्गत बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष तक के वो बालक हो या बालिका, कोई भी छात्र हो। और धारा 2 के अंतर्गत असुविधाग्रस्त समूह का बालक अर्थात जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक रूप से पिछड़ा, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक इकाई, लिंग या समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित विनिर्दिष्ट किसी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, या फिर उसको बहुत ही नीची क्लास का जाति है जो सरकार की देखरेख में, ऐसे वर्ग जो असुविधाग्रस्त है उन बालक के समूह को हम क्या, असुविधाग्रस्त बालक, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 में। अब धारा 2 के बाद क्या ड आता है? इसमें दुर्बल वर्ग का मतलब होता है आर्थिक रूप से दुर्बल बालक से ऐसे बालक से जिसके माता पिता संरक्षक के वार्षिक आयु जिसमें कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है या न्यूनतम आय से कम माना गया है उसको, तो वो कौन से, वो आर्थिक रूप से EWS के अंतर्गत आते हैं। EWS अभी जो पारित हुआ ना नया विधेयक, EWS के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे बालकों का RTE के तहत लाभ दिया जाएगा। अब धारा 2 में 6 या 2F, इसके अनुसार आरंभिक शिक्षा का अभिप्राय 1 से 8वीं कक्षा तक है। यानी पहले 8 तक क्लासों की शिक्षा मुफ्त होती थी और अभी 2022-23-24 के अंतर्गत वो बजट में घोषणा कर दी गई है कि अब बच्चों की 9 से 12 तक की शिक्षा RTE के तहत मुफ्त कराई जाएगी। अब धारा J के तहत स्थानीय प्राधिकारी से अभिप्राय किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत, पंचायती राज, ग्राम पंचायत जिसका स्कूल पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, अर्थात उस अधिकारी के नियंत्रण में वो संस्था आती हो। अब धारा 2 या धारा क, इसमें यह माता पिता के जो जन्म देने वाले ही नहीं होते, उसके अभिभावक भी होते, किसी के सौतेले माता पिता भी होते या जो भी उसको पालन पोषण करते हो। तो ये हो गया हमारा अध्याय 1 कंप्लीट। और अध्याय 2 के अंतर्गत आने वाली धाराएं भी पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसमें धारा 3 से 5 तक आती है।
1 और 2 तो आते अध्याय 1 में, और धारा 3 और 3 से 5 तक आते अध्याय 2 के अंतर्गत। तो देखो धारा 3 में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया। धारा 3(1) में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार। धारा 3(2) में ये प्रावधान है कि आरंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु तो किसी भी बालक को किसी प्रकार की फीस या व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, अर्थात गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक के से किसी तरह की फीस या कोई व्यय तोहफा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। 1 में बालक की परिभाषा, धारा 3(2) में किसी तरह का फीस या व्यय नहीं लिया जाएगा बच्चों से। धारा 3 में ये कहा गया कि निःशक्तता से ग्रस्त बालक अर्थात पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, वो ये एक्ट कौन सा 1995 का एक्ट है। इसमें 5वें चैप्टर के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार बालक को होगा। इस धारा में परंतु में प्रावधान किया गया है कि मल्टीपल असमता, जैसे किसी के हाथ पांव से भी वो अक्सर सक्षम नहीं है या उसे कम दिखता, बहुत ज़्यादा कम दिखता है, वो स्कूल जाके पढ़ नहीं सकता, शारीरिक मानसिक रूप से भी असक्षम है, पढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो उसको इसकी शिक्षा का इंतजाम घर पर प्राप्त करना होगा। वो घर पर बैठ के भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये किस अधिनियम के अंतर्गत 1995 के पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया, और धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 की भी अर्थात 3 के अंतर्गत आता है। ऐसे बालकों को जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है के लिए विशेष उपबंध, ये किसमें, ये धारा 4 में आता है। अब ये धारा 4 के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं जिनको कि प्रवेश नहीं दिया। बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा बालक को अन्य बालकों के समान स्तर पर होने के लिए निर्धारित सीमा के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बालक 10 साल का है और वो अभी स्कूल आने लगा, तो 10 साल के बच्चे कौन सी क्लास में होते, 5वीं में होते, कम से कम 5वीं में होते, तो 5वीं के अनुसार उस बच्चे को एक्स्ट्रा शिक्षा देके, उसको एक्स्ट्रा उसके ऊपर ध्यान देके, उसको प्रशिक्षित करके उस लेवल तक उसे पहुंचा दिया जाता है बच्चे को। ऐसे नहीं कि अभी आए उसने प्रवेश लिया तो वो उसको पहली क्लास में बिठा देंगे, नहीं, उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसको बिठाया जाएगा। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, धारा 5(1) के अंतर्गत, इसके अनुसार किसी विद्यालय में आरंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं होने पर बालक को अपनी आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु अन्य विद्यालय में स्थानांतरित पढ़ाने का अधिकार होगा। जैसे कि कोई गांव है, इसमें 5वीं तक स्कूल है, तो उसमें क्या होगा, आरंभिक शिक्षा तो कहाँ तक दिया गया, 1 से 8 तक दिया गया। अगर वहाँ 5वीं तक गई तो आगे वाली शिक्षा वो दूसरे स्कूल में अपना स्थानांतरण पत्र ले जाके वहाँ से वो पास कर सकता है। अब धारा 5(2) के अंतर्गत यदि किसी बालक को किसी भी कारण से राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में जाना पड़े तो उसे अपनी आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु उस अन्य विद्यालय अर्थात धारा 2(n) या ढ के अंतर्गत उपखंड 3 एवं 4 में उपलिखित विद्यालय को छोड़कर स्थानांतरण करने का अधिकार होगा। अगर ऐसे नहीं कि बच्चा जिस स्कूल में प्रवेश लिया तो वो वहीं से शिक्षा पूरी करेगा, नहीं, उसको कहीं भी दूसरे विद्यालय में भी शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। वह कहीं भी जाके अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। शायद जैसे कि किसी के माता पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो वो दूसरे स्कूल में जाके भी शिक्षा पूर्ण कर सकता है। अब धारा 5(3) में ऐसी स्थिति में उस विद्यालय जिसमें बच्चा अंतिम बार पढ़ रहा है, जैसे कि 8वीं क्लास तक विद्यालय और बच्चा लास्ट उसकी पढ़ाई है, तो प्रधान अध्यापक या इंचार्ज जो भी स्कूल में, अगर प्रधान अध्यापक नहीं है, छुट्टी पे है, तो वहाँ का इंचार्ज होगा, अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसको जारी करेगा। इसके लिए वो किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाएगा जिससे कारण उसकी शिक्षा बाधित हो। इसमें अनावश्यक देरी करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अगर वो किसी तरह का बहानेबाजी करता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। साथ ही इस कारण हस्तांतरण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी
अन्य विद्यालय में उक्त बालक को प्रवेश नहीं देने या प्रवेश में देरी करने का आधार नहीं होगा। अगर किसी स्कूल ने उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो दूसरे विद्यालय में जाके वो अपने केवल मार्कशीट के आधार पर भी वो प्रवेश ले सकता है। इसके लिए उसकी पढ़ाई को बाधित नहीं किया जाता कि नहीं तुम लोग भी अपने मार्कशीट स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं जमा करवाया तो तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद वो करवा सकता है। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास से कम 2 या 3 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन। भले आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, उसमें इससे टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।